Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 2, colonization of India. Student, in part 1 we have seen how European companies came to India for the purpose of trade. यूरोपियन कंपनी से बात मतलब इंग्लैंड की कंपनी भी है, फ्रेंच कंपनी भी है, स्पेन से भी एक कंपनी है और पोर्चुगल से भी है। और ये सारी कंपनीज इंडिया में क्यों आई हैं? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। किस चीज़ में ट्रेड करती हैं स्टूडेंट? ये स्पाइसेस में, कॉटन टेक्सटाइल में, सिल्क टेक्सटाइल में। स्टूडेंट अब यहाँ पर स्पेन भी है, पोर्चुगल भी है, फ्रांस भी है और इंग्लैंड भी है। तो ग्रेजुअली इनमें ट्रेड राइवलरी हुई। उस ट्रेड राइवलरी में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, विनर रहे इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड ने हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पकड़ बनानी चालू की, ठीक है, और उसकी शुरुआत हुई बैटल ऑफ प्लासी से। तो हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी भी डिस्कस कर लिया था। So students, we have completed a battle of Plassey in part 1. So we'll start this chapter with this paragraph. Yes students, we have seen that uh, after the defeat of Siraj-ud-Daulah, who will become the king? Nawab of Bengal, Mir Zafar. Who was the military commander of whom? Siraj-ud-Daulah. Siraj-ud-Daulah के जो military commander थे, उनको किसने ब्राइब किया स्टूडेंट? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो उन्होंने फाइट नहीं की तो सिराजुद्दौला हार गए। मीर जाफ़र अब भाई कौन बन गए थे? किंग बन गए थे। पर जब मीर जाफ़र किंग बन गए, स्टूडेंट्स नवाब बन गए बंगाल के, जो कंपनी की डिमांड्स थी मीर जाफ़र से, वो सारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मीर जाफ़र फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड्स, ठीक है। सो 1960 में क्या हुआ? कंपनी ने मीर जाफ़र को डिपोज कर दिया और मीर जाफ़र की जगह उनके जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, उसको क्या बना दिया? नवाब बना दिया बंगाल का, ठीक है। पहले थे मुर्शिद कुली खान, फिर आए अलीवर्दी खान, फिर आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को धोखा करके डिफीट किया रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र की हेल्प से। किंग बना दिया, पपेट किंग बना दिया मीर जाफ़र को। देन दे रियलाइज कि मीर जाफ़र इज़ नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स। देन दे रिप्लेस मीर जाफ़र विथ होम? मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, ठीक है। मीर कासिम ने भाई इतनी बड़ी उन्हें खुशी हुई मीर कासिम को कि उन्होंने बोला वाह ब्रिटिश तुम कितने अच्छे हो, चलो मैं तुम्हें ज़मींदारी राइट देता हूँ। बुर्दवान और मदीनीपुर की जो ज़मींदारी राइट थे, ज़मींदारी राइट स्टूडेंट समझना, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। क्या थे ज़मींदारी राइट्स? रेवेन्यू कलेक्शन राइट। तो मीर कासिम ने बुर्दवा, मेदिनीपुर और चिट्टागोंग, इन तीनों के ज़मींदारी राइट किसको दे दिए भाई? ब्रिटिशर्स को दे दिए, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। चलो, बुर्दवा, मेदिनीपुर, मिदनापुर और चिट्टागोंग। बुर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग, ये 3 प्लेसेस हैं, इनकी ज़मींदारी राइट अब ब्रिटिश को मिल गई। और बेटा चिट्टागोंग पे तो एक मूवी भी है, हार्डली 1.5 आवर की ये मूवी है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। मनोज वाजपेयी की बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। ये सीन चल रहा था। अब बैटल ऑफ बक्सर हम लोग देखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम ने क्या किया स्टूडेंट्स? जो ट्रेड प्रिविलेजेस कंपनी को मिलते आ रहे थे उन पर लिमिट लगा दी कि भाई इससे ज़्यादा हम आप लोगों को प्रिविलेजेस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जो भी हम आपको कंसेशंस दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कंसेशन आप नहीं दे पाएंगे। तो अब कंपनी के लोग क्या इस बात से खुश होंगे? क्या ब्रिटिश इस बात से खुश होंगे? नो। तो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर। किसके ऊपर? मीर जाफ़र के ऊपर, बंगाल के ऊपर, 1763 में। तो मीर जाफ़र की डिफीट हो गई, हार गए मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र ने भाई मीर कासिम हारे, ठीक है। अभी तो रूलर कौन है? मीर कासिम है ना। आई बात समझ में? देखो, पहले थे मुर्शिद कुली खान, फिर आए अलीवर्दी खान, फिर आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हराने में हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की मीर जाफ़र ने। जब मीर जाफ़र रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स की, तो मीर जाफ़र को हटा के किंग कौन बन गए थे? नवाब कौन बन गए थे? मीर कासिम। अब जब मीर कासिम भी जब नवाब बने तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या लगा दिया बेटा? लिमिट लगा दी कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर कंसेशन। जितने प्रिविलेजेस मिल रहे हैं इससे ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। तो भाई कंपनी वाले तो ब्रिटिश गुस्सा हुआ इस बात से। उन्होंने मीर कासिम पे क्या डिक्लेयर कर दिया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। आप ध्यान रखना, मैंने गलती से पहले क्या बोल दिया था? मीर जाफ़र। वो मीर जाफ़र की बात नहीं हो रही है।
किसकी बात हो रही है? मीर कासिम की, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को लगा ये मीर कासिम इससे अच्छा तो हमारा मीर जाफ़र ही था, कम से कम हमारे साथ उल्टी सीधी बातें तो नहीं करता था। तो उन्होंने फिर मीर कासिम को हटाया और किसको ले आए? मीर जाफ़र को। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान रखना, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और अगेन मीर जाफ़र, ठीक है। और सिराजुद्दौला 57 में लड़े, 57 से 60 तक रहे मीर जाफ़र, ठीक है। फिर मीर कासिम रहे बेटा 63 तक, 3 ही साल रह पाए और 3 साल के बाद फिर से कौन आ गए? मीर जाफ़र, ठीक है। 57 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 57 में सिराजुद्दौला की हार हुई, मीर जाफ़र बन गए कौन? नवाब। वो रहे 60 तक, 60 से 63 तक रहे मीर कासिम, और 63 के बाद फिर कौन आ गए बच्चा? मीर जाफ़र। मीर कासिम ने अलायंस किया किसके साथ? मीर कासिम तो हार चुके हैं, बुरी तरह हार चुके हैं, और फिर से मीर जाफ़र नवाब बन चुके हैं। तो मीर कासिम ने एक अलायंस बना लिया किसके साथ? सूजा उद दौला, जो कहाँ के नवाब थे उस टाइम में? अवध के नवाब थे, ठीक है। और मुग़ल एम्परर शाह आलम टू। अब ये 3 लोग आ रहे हैं साथ में, कौन कौन? मीर कासिम, सूजा उद दौला ऑफ अवध, मुग़ल एम्परर शाह आलम टू, जो कि उस टाइम में कहाँ ही रह रहे थे? अवध में ही रह रहे थे। The British defeated the combined forces at Buxar in 1764. समझ में आई बात बच्चा? अब पहले तो अकेले सिराजुद्दौला लड़े थे, हार गए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब तो 3 फोर्सेस कंबाइंड थी, 3 बड़े बड़े दिग्गज साथ में आ गए थे, मीर कासिम, सूजा उद दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू। पर इन तीनों को भी हराया किसने? ब्रिटिशर्स ने। इस विक्ट्री के बाद तो भाई ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि हमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो by this victory the British established unquestioned authority over Bengal। समझ में आ गई बात? अब तो हमसे कोई लड़ने को भी तैयार नहीं होगा। जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जब ब्रिटिश से हार गई, तो क्या कोई छोटा रूलर ब्रिटिश से लड़ने आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर एक अनक्वेश्चनड अथॉरिटी क्लेम की, ठीक है। किसने क्लेम की बच्चा? ब्रिटिशर्स ने क्लेम की। एंड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द रूलर ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर। अब देखो तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को उसने हराया है, तो अवध के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस है, मुगल एम्परर के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस है ही है। रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट क्या हुए स्टूडेंट्स? आफ्टर मीर जाफ़र डेथ, मीर जाफ़र की डेथ हुई कब हुई बच्चा? 1765 में हुई। जो नए बंगाल के नवाब बने, ये सेकेंड सन ही थे मीर जाफ़र के, नज़मुद्दीन, क्या नाम था उनका? नज़मुद्दीन, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, मीर जाफ़र जिसको दोबारा से किंग बनाया गया था, उसका जो सेकंड बेटा था, ठीक है, उसको अब क्या बना दिया? बंगाल का नवाब, क्योंकि मीर जाफ़र की हो गई है डेथ, उसका नाम है नज़मुद्दीन, ठीक है। तो नज़मुद्दीन ने क्या किया? ये और ही मूर्ख था। इसने मिलिट्री पावर, क्रिमिनल जुरिडिक्शन की पावर भी किसको दे दी? कंपनी को दे दी। कंपनी के पॉलिटिकल राइट्स तो थे, या मिलिट्री पावर भी उसके पास आ गई और क्रिमिनल जुरिडिक्शन की पावर भी उसके पास आ गई है, ठीक है। नज़मुद्दीन का कमाल था। इसी ईयर में क्लाइव ने क्या किसको रेस्टोर कर लिया बेटा? अवध को। किसको रेस्टोर किया? सूजा उद दौला को, ठीक है। देखो बक्सर में तो ये लोग हार गए थे, कौन हार गए थे? सूजा उद दौला, मीर कासिम, शाह आलम टू। पर क्लाइव ने वापस से अवध किसको दे दिया? सूजा उद दौला को दे दिया। और सूजा उद दौला ने बोला कि ठीक है, मैं एक बड़ा अमाउंट आपको किस में दे दूंगा? इन रिटर्न में आपको एक बड़ा अमाउंट दूंगा, ठीक है। एंड सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद टू द कंपनी। और कोरा और इलाहाबाद अब किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास चला गया, ठीक है। कोरा इलाहाबाद है ब्रिटिश के पास, और सूजा उद दौला के पास जितनी टेरिटरी है उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट किसको देना है? सूजा उद दौला को, ब्रिटिश को देना है। अवध बेटा बफर जोन की तरह काम करता था, न्यूट्रल जोन की तरह काम करता था, जिससे बंगाल सेव हो जाता था। सपोज करो हम इंडिया के मैप को देखें, अगर कोई पावर यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से इंडिया की तरफ आएगी, तो पहले अवध वाला रीजन आएगा और अवध वाले रीजन के बाद आएगा बंगाल। तो बंगाल को सेफ रखने के लिए इन लोगों को लगता था कि अवध एक बफर जोन की तरह काम करना चाहिए, कि कोई भी जो पावर, फॉरेन पावर आने वाली है या कोई भी अटैक होने वाले हो, तो उनको यहीं रोका जा सके, ये बंगाल तक ना आ जाए, ऐसे ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी ब्रिटिशर्स की? पढ़ें। बट अवध बिकेम अ बफर स्टेट न्यूट्रल जोन विच वुड सेव बंगाल फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से जो डायरेक्ट इन्वेजन हो रहे हैं उनसे बंगाल को सेव करने के लिए उनको अवध की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है।
अब एक मूर्खता शाह आलम टू ने की। थ्रू अ फरमान इन 1765 शाह आलम टू ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। दीवानी राइट रेवेन्यू कलेक्शन के राइट किस किस के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, परमानेंट बेसिस पे किसको मिल गए, ब्रिटिश को मिल गए। क्या बात समझ में आ रही है? अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम करेंगे ब्रिटिश, वो भी परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। इन रिटर्न द कंपनी गेव हिम कोरा एंड इलाहाबाद, और शाह आलम को क्या मिलेगा, कोरा और इलाहाबाद, एंड एन एनुअल ट्रिब्यूट। भैया क्या लेना और क्या देना चल रहा है, कभी कोई किसी को कुछ दे रहा है, पर यहाँ तो बात ही गजब है। शाह आलम टू को एनुअल ट्रिब्यूट मिलेगा, कोरा और इलाहाबाद भी मिलेगा, बस किसके अगेंस्ट में, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेंगे, ब्रिटिश। शाह आलम टू ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया ये। शाह आलम टू बिगेन टू लिव इन इलाहाबाद अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन, और अब शाह आलम टू कहाँ रह रहे हैं, इलाहाबाद में रहने लग गए हैं। उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रही है, कंपनी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब कंपनी वर्चुअल रूलर बन गई है बंगाल में, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन के राइट भी हैं, मिलिट्री, क्रिमिनल जुरिडिक्शन पावर भी अब इनके पास हो गई। रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिया शाह आलम टू ने, मिलिट्री क्रिमिनल दे दिया था नजमुद्दीन ने, ठीक है। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर हमारे इंडिया से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ खरीदना होता था तो वो क्या करते थे, हमें क्या देते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, देखो मेरी बात सुन, पहले तो कोई डॉलर, कोई पॉन्ड, कोई डॉलर रुपी कन्वर्जन नहीं होता था, तो ये लोग जब भी इंडिया से ट्रेड करने आते थे इंडिया को गोल्ड और सिल्वर देते थे। धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होने लगा कि भाई हमारा गोल्ड और सिल्वर इनके पास जाके तो इकट्ठा हो रहा है, और बदले में हमें जो चीज़ मिल रही है, स्पाइसेस, ये हर ईयर ग्रो कर सकते हैं, कॉटन ये हर ईयर ग्रो कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली भाई हम तो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसको हम हर साल नहीं बना सकते। तो यहाँ ब्रिटिशर्स को लग रहा था भाई कि गलत हम कर रहे हैं, हमारा गोल्ड और सिल्वर इतना सारा इंडिया में चला जा रहा है। पर अब जैसे ही दीवानी राइटिंग अंग्रेज़ों को मिल गए, ब्रिटिशर्स को जैसे ही दीवानी राइट मिले, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो हम इंडियन से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसका पेमेंट का यूज़, उससे ही पेमेंट कर देते जब वो हमसे गोल्ड, हमसे स्पाइसेस, कॉटन और जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका जो पेमेंट है वो किससे दे देते, दीवानी में मिला जो पैसा है रेवेन्यू कलेक्शन राइट में। तो वो हमें गोल्ड और सिल्वर नहीं दे रहे हैं, हमारा ही पैसा हमें ही दे रहे हैं, हमारा ही सामान ले रहे हैं, और इंग्लैंड पहुंचा के वहाँ उस पर काम करके फिनिश प्रोडक्ट बना के महंगे दामों में हमें ही वापस भेज दे रहे हैं। क्या बात समझ में आई? आई तो ठीक, और नहीं आई तो भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार बुक में पढ़ लेते हैं। Now they are having the complete right on revenue collection. Okay, it used part of revenue from Bengal to purchase Indian goods, meet administrative costs, and maintain troops. They are not only purchasing goods from our money, they are also maintaining their troops in India. Administrative cost also paid through the revenue collected from these three places. Okay, तो जो नवाब का ऑफिस था अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ठीक है। रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज पे फाइनेंशियल कंट्रोल ब्रिटिश के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नवाब के पास है। कंपनी ने बहुत इंजॉय किया पावर को विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी इज एंजॉइंग ऑल द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। कब तक चला ये बेटा? 1772 तक चला, ये बात ध्यान रखना। 1772 तक जो ब्रिटेन में नहीं, बंगाल में, कहाँ पर बेटा? बंगाल में जो सिस्टम था किस चीज़ का, कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ब्रिटिश और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नवाब की, ये दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसीलिए बंगाल का जो 1772 का सिस्टम था उसे हमने क्या बोला? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। आए बात समझ में? जिसको ख़त्म कर दिया, कब तक था ये? 1772 तक था, 1772 के बाद इसको ख़त्म किया। आए बात समझ में? क्योंकि ये बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम के, उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। आज ब्रिटिश थे, उनके पास सारे रेवेन्यू कलेक्शन राइट थे। एक के पास सारे रिसोर्सेज है, दूसरे के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रिटेन इंजॉय कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय कर रही है, और नवाब परेशान हुआ जा रहा है, पब्लिक, जनरल पब्लिक सफ़र कर रही है। इस सिस्टम को हमने क्या बोला? ड्यूअल सिस्टम। याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ
ड्यूअल गवर्नमेंट। मैम पूछेगी व्हाट इज सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, तो क्या लिखेंगे, हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द नवाब एंड ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, द पावर इज एंजॉयड बाय द कंपनी। ओके, ये सिस्टम कब तक रहा स्टूडेंट, कौन सा सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम रखा 1772 तक। बंगाल ने इस सिस्टम के अंदर बहुत सफ़र किया स्टूडेंट। इंक्रीजिंग ऑपरेशंस बाय द कंपनी सर्वेंट्स फोर्स मेनी पीपल टू अबेंडन देयर लैंड। देखो जो बंगाल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है सिस्टम के अंदर, जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हुए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे। जो कंपनी के जो सर्वेंट थे वो फोर्स करते थे बहुत सारे लोगों को टू अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ दो, क्या छोड़ देने के लिए बोलते थे, देयर लैंड, अपनी ज़मीनें छोड़ दो और जंगल की तरफ चले जाओ। फ्ली मतलब उड़ जाओ, है ना, ठीक है, चले जाओ, अपनी ज़मीनें छोड़ो, जंगल में चले जाओ। दे कंटिन्यूड इवन विद द सॉफ्ट फेमाइन स्ट्रक बंगाल इन 1770। बेटा 1770 में बहुत बड़ा फेमाइन आया बंगाल में, ठीक है, पर भी ब्रिटिशर्स ने कोई हेल्प नहीं की लोगों की, सिर्फ वो तो अपने रेवेन्यू कलेक्शन में लगे रहे, लोगों को परेशान रहने के लिए छोड़ दिया, लोग की ज़मीनों पे अननेसेसरी कब्जा जमाने लग गए। ठीक है स्टूडेंट, जिस टाइम में बंगाल सफ़र कर रहा था, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, है ना, जो कंपनी ऑफिसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिच बन रहे थे। ठीक है, बहुत सारे कंपनी ऑफिसर्स तो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे जिनको लो सैलरीज मिलती थी। ठीक है, बहुत सारे जो थे उनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल था और उन्हें कम सैलरी मिलती थी, पर उनमें से जो कुछ थे उनके पास एनॉर्मस अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में वेल्थ थी, जो उन्होंने कैसे कमाई थी, इलीगल प्राइवेट ट्रेड करके, इलीगल प्राइवेट ट्रेड करके। ठीक है, जितने भी कंसेशंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे, ना ही किसी प्राइवेट पर्सन को, ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड करने के लिए। पर ये जो जितने भी लोग कंपनी सर्वेंट थे, ये लोग अपना प्राइवेट ट्रेड किए हैं और बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में वेल्थ बनाई। ठीक है, जब ये इंग्लैंड जाते तो इनकी वेल्थ से जो दूसरे इंग्लैंड के लोग होते, इंग्लैंड सोसाइटी होती, उनका अटेंशन इनकी तरफ आता और वो इन लोगों से एनवे होते, जेलस फील करते, विच कॉल देम नबूब्स। और उन लोगों ने, जो इंग्लिश सोसाइटी के जो लोग थे, जो एनवे फीलिंग जेलस फीलिंग रखते थे इन लोगों के टूवर्ड्स, उन्होंने इनको एक नाम दिया नबूब्स, जो कि एडप्शन था इंडियन वर्ड नवाब का। ठीक है, इन्होंने इतना पैसा कमा के रह गए कि नवाबों की तरह इनके ठाट हो गए, एक ग्रैंड लाविश लाइफ स्टाइल हो गया, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, नबूब्स। क्यों बोला इनको नबूब्स बेटा, बिकॉज दे हैव अर्नड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे मेड देमसेल्फ प्रॉस्पर थ्रू प्राइवेट ट्रेड और इलीगल ट्रेड। ओके, अच्छा 1772 की बात करें तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर बने बंगाल के। अच्छा हाँ, हम लोगों ने अभी देखा था ना कि 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म किया, सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट ख़त्म किया 1772 में। किसने किया, वो करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर बने बंगाल के। वॉरेन हेस्टिंग became the governor of Bengal in 1772 and ended the system of dual government and brought Bengal under the direct control of company। तो वॉरेन हेस्टिंग के नाम पे क्या उपलब्धि भाई, कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया और पूरा के पूरे बंगाल पे डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी का एस्टेब्लिश किया वॉरेन हेस्टिंग ने, याद रखें। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के नवाब बने थे बच्चा, पर 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग है वो गवर्नर जनरल बन गए ऑल इंडियन टेरिटरीज ऑफ द कंपनी। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी इंग्लैंड की टेरिटरीज थी उन सब को मिला के, उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको मिल गई, वॉरेन हेस्टिंग को मिल गई। कब मिल गई, 1773। कलकत्ता को उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली। कौन बना इस टाइम में कैपिटल, कलकत्ता। एट दिस टाइम द कंपनी है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल। बंगाल के ऊपर तो पूरा डायरेक्ट कंट्रोल किसका ही है बच्चा, किसका है, वॉरेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना। चलो, और इसको करने वाले, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल देने वाले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने कैपिटल किसको बना लिया, कलकत्ता को कैपिटल बना लिया। ठीक है, और डायरेक्ट कंट्रोल सिर्फ बंगाल पे ही नहीं था स्टूडेंट, मद्रास पे भी आ गया था, बॉम्बे पे भी आ गया था, और इनडायरेक्ट कंट्रोल अवध और कर्नाटक पे था। ठीक है, तो अब फिर से मैं एक बार बताऊंगी कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 में जितनी भी इंडियन टेरिटरी थी जो किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, ईस्ट इंडिया कंट्रोल में थी, उन सब के गवर्नर जनरल बन गए वॉरेन हेस्टिंग। ये पहली बात। दूसरी बात, 1773 तक
ब्रिटिश का कंट्रोल था बंगाल पे, मद्रास पे, बॉम्बे पे, डायरेक्ट कंट्रोल था। इनडायरेक्ट कंट्रोल किस किस पे था बच्चा? अवध पे, कर्नाटक पे। देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव्स थे, पर अभी भी डेक्कन में 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव्स हैं। वो है मराठा, कौन कौन है स्टूडेंट अभी भी जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं है? वो है मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली ऑफ मैसूर। मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदर अली, ठीक है, ऑफ मैसूर, ये 3 अभी भी इंडिपेंडेंट नेटिव्स। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. The rest chapter will discuss in part 3.